हेलो गुड मॉर्निंग माय स्टूडेंट्स। हमारा चल रहा था एडवांस मैथ के अंदर सर्किल, जो खत्म हो चुका है। ठीक है, आज हमारा जो जा रहा है उसका नाम है आकृतियों के बीच में रिलेशन। आकृतियों के बीच में रिलेशन मतलब जैसे त्रिभुज और आयत अगर एक दूसरे में आ जाए तो उसका रिलेशन क्या होगा। जैसे ये त्रिभुज है, इसके बाहर की साइड में वर्त आ जाए तो उसका रिलेशन क्या होगा। इस तरह के रिलेशन हमें आज निकालने हैं। ठीक है ना, तो चलिए इसी के अंदर हम आगे बढ़ते हैं और करते हैं इस टॉपिक की शुरुआत। तो ऊपर हेडिंग लिख लीजिए, आकृतियों के बीच में रिलेशन। ओके, आइए अब देखिए बेटा जी, आज का अपना रूल नंबर 1 यानी कि नियम नंबर 1, आराम आराम से इस वीडियो को देखिएगा। सबसे ज्यादा टर्निंग पॉइंट है और एग्जाम में पर्सन भी इसी से रिलेटेड आते हैं, तो इसलिए इसको हल्के में मत लेना इस चैप्टर को। ओके, चलिए देखते हैं। समबाहु त्रिभुज और वृत्त के बीच में रिलेशन। अगर समबाहु त्रिभुज के अंदर वृत्त हो, इसके बाहर वृत्त हो, तो इनको क्या बोलेंगे? तो इसे हम बोलेंगे अंतःवृत्त। क्या बोलेंगे? अंतःवृत्त। और इसको हम बोलेंगे परिगत वृत्त। क्या बोलेंगे? परिगत वृत्त। क्लियर? एक अंतःवृत्त हो गया, एक परिगत वृत्त हो गया। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर दो चीजें तो आप अच्छी तरह से याद कर लो। सबसे पहली बात, आपसे यहां पर पूछा जाएगा कि अंतःवृत्त की त्रिज्या बताओ कितनी होगी, या अंतःवृत्त का क्षेत्रफल बताओ क्या होगा। हो सकता है आपको परिगत वृत्त की त्रिज्या पूछ ले, या हो सके आपको क्षेत्रफल पूछ ले। तब इसको कैसे निकालेंगे? भाई साहब, ये चारों के चारों सूत्र याद कर लेना, त्रिज्या का, क्षेत्रफल का, त्रिज्या का और क्षेत्रफल का। अगर कोई अंतःवृत्त है और उसकी त्रिज्या निकालनी है, अंतःवृत्त के अंदर की त्रिज्या निकालनी है, तो इसका फॉर्मूला होगा बुझा बटे 2√3। इसका फॉर्मूला होगा बुझा बटे 2√3। ये हो गया किसका? तो आप बोलोगे सर ये हो गया फॉर्मूला त्रिज्या का। अगर क्षेत्रफल पूछे तो क्षेत्रफल का सूत्र होगा पाई बटे 12 इंटू भुजा स्क्वायर। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर परिगत वृत्त का पूछे तो परिगत वृत्त की त्रिज्या पूछे तो उसका सूत्र होगा बुझा √3। याद रखिएगा, बुझा √3। अगर क्षेत्रफल पूछे तो क्षेत्रफल अपना सूत्र होगा पाई बटे 3 इंटू भुजा स्क्वायर। क्लियर? पाई बटा 3 इंटू भुजा स्क्वायर। दोनों अच्छी तरह से याद रह जाएंगे। क्लियर? इनको याद करना ही पड़ेगा आपको। ठीक है ना? अब सुनो, यहां पर एक मोस्टली एक बात सुनना। क्या सुनना है? कि अगर हमें अंतःवृत्त और परिगत वृत्त अगर इन दोनों की त्रिज्या का अनुपात पूछे, किसका पूछे? त्रिज्या का अनुपात। त्रिज्या का अनुपात क्या होगा? या आपसे पूछ ली जाए कि क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, तो अच्छी तरह से याद कर लेना बेटा जी। ठीक है ना? मैंने यहां पर 4-5 चीजें बताई, उनको अच्छी तरह समझना। अंतःवृत्त हो तो उसकी त्रिज्या का फॉर्मूला क्या होगा, क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होगा, अच्छी तरह से याद कर लेना। परिगत वृत्त हो तो उसकी त्रिज्या का फॉर्मूला क्या होगा, क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होगा, अच्छी तरह से याद कर लेना। अगर ये पूछे कि त्रिज्या का अनुपात क्या हो, क्षेत्रफल का अनुपात क्या हो, पहले नाम अंतःवृत्त है, दूसरा नाम परिगत वृत्त है। अगर त्रिज्या का अनुपात पूछे आपसे, इन दोनों का त्रिज्या का अनुपात पूछे, तो याद रखना 1:2 होगा। कितना होगा? 1:2। याद कर लेना इन चीजों को। ठीक है ना? क्षेत्रफल का अनुपात पूछे तो लिख देना 1:4 होगा। कितना होगा? 1:4। बस इतनी सी बातें याद रखो। एनी टाइम कभी भी किसी भी समबाहु त्रिभुज के अंदर या बाहर वृत्त आ गया
तो ये फॉर्मूले अच्छी तरह से याद कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर? अब आप कहोगे सर जी ये तो हम याद कर लेंगे, लेकिन इनसे रिलेटेड एग्जाम में प्रश्न कैसे आता है, एक बार वो प्रश्न और करवा दो। आइए उस प्रश्न को हम देख लेते हैं, ठीक है ना। पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको प्रश्न करवाता हूं बेटा, ओके। आइए अब देखिएगा पहला और दूसरा क्वेश्चन, ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा अच्छी तरह से। 12 सेंटीमीटर भुजा, तो ये तो भुजा हो गई। समबाहु त्रिभुजों बने अंत्यवृत्त, देखो अंत्यवृत्त, और इसका क्या पूछा, क्षेत्रफल। हमें ये पता है कि क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है अंत्यवृत्त का, तो आप लिखोगे पाई बट्टे 12 इंटू भुजा स्क्वायर, यही तो होता है अंतवृत्त का। इसी प्रकार देखो 18 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के परिगत वर्त का, देखो परिगत वर्त, और इसका क्षेत्रफल निकालना है। फॉर्मूला होता है पाई बट्टे 3 इंटू भुजा स्क्वायर, यही तो फॉर्मूले हैं। अरे बात समझ में आई? करते रखते हैं डायरेक्ट और उत्तर निकालते हैं। देखो अगर इसका क्षेत्रफल निकालना है तो फॉर्मूला होगा पाई बट्टे 12 इंटू भुजा स्क्वायर, और भुजा हमारे पास कितनी है 12। अब 12 गुना 12, 12 से 12 कैंसिल हो गया, 12 पाई, डायरेक्ट इसका आंसर, खत्म कहानी। क्लियर? इसी प्रकार यहां जाओ तो आप लिखोगे पाई बट्टे 3, पाई बट्टे 3 इंटू भुजा स्क्वायर, भुजा कितनी है 18, आप लिखोगे 18 गुना 18, 3 6 18, 18 5 90, 18 6 108, 108 पाई, यही इसका आंसर है। समझ गए होंगे शायद, बहुत सिंपल सा सवाल है, इनको थोड़ा सा दिमाग लगाना और उत्तर कर लेना। क्लियर? मान लीजिए आपसे त्रिज्या पूछता कि इसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए, अगर त्रिज्या पूछता तो त्रिज्या का फॉर्मूला क्या था हमारे पास सर, उसका फॉर्मूला था भुजा बटे 2 अंडर रूट 3 था। क्लियर? अंतःवृत्त की त्रिज्या का फॉर्मूला यही था, तो आप क्या लिखोगे सर, भुजा तो होगी 12 बटे 2 अंडर रूट 3 हो गया। मैंने कहा ठीक है, 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 गुणा 3 बटा 2 अंडर रूट 3, 2 दूनी 4, 3 में अंडर रूट 3 का भाग देंगे तो अंडर रूट 3 बढ़ जाएगा, इसका राइट आंसर आएगा 2 अंडर रूट 3, यही इसका आंसर है। 2 अंडर रूट 3 इज द राइट आंसर। इसी प्रकार इसकी त्रिज्या निकाल लेंगे। समझ में आई मेरी बात? ये इस तरह से आपको इन प्रश्नों को करना था। दूसरा नियम मैं बताऊं, इसको नोट कर लीजिए फटाफट बेटा जी, ओके कीजिए। अब देखिएगा रूल नंबर 2, वृत्त तथा वृत्त, वर्ग तथा वृत्त के बीच में रिलेशन। अगर कोई वर्ग हो, वर्ग के अंदर वृत्त बन जाए या वर्ग के बाहर की ओर वृत्त बन जाए, तो इसे बोलेंगे हम अंतःवृत्त। याद रखना अंतःवृत्त। अच्छा थोड़ी देर पहले भी मैंने लिखा था अंतःवृत्त, लेकिन वो त्रिभुज के अंदर था, ये वर्ग के अंदर है, इसको बोलेंगे परिगत वर्त, परिगत वृत्त। मैं दो चीज फिर से बोलूंगा, अगर इसमें त्रिज्या निकालनी हो तो आप कैसे निकालोगे, और यदि इसमें आपको क्षेत्रफल निकालना है तो कैसे निकालोगे। इसी प्रकार अगर इसमें त्रिज्या निकालनी है तो कैसे निकालोगे, और यदि इसमें क्षेत्रफल निकालना है तो कैसे निकालोगे। तो सुनिएगा ध्यान से, अगर इसकी त्रिज्या निकालनी है तो इसका फॉर्मूला होगा भुजा बट्टे 2, बस काम खत्म। भुजा बट्टे 2 अंतःवृत्त का। अगर परिगत वर्त के अंदर निकालनी है तो फॉर्मूला होगा भुजा अंडर रूट 2, ये होगा भुजा अंडर रूट 2, याद रखिएगा। और इसका निकालना तो ओनली 2। इसी प्रकार अगर इसका क्षेत्रफल निकालना है तो आप लिखोगे पाई बट्टे 4 इंटू भुजा स्क्वायर, और इसका क्षेत्रफल निकालना है तो आप लिखोगे पाई बट्टे 2 इंटू भुजा स्क्वायर। क्लियर? बस इतनी बात याद रखना, आप इन चीजों को अच्छी तरह से याद रखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब मैं आपको यहां एक रिलेशन बताता हूं, सुनिएगा ध्यान से। हमें पता है कि अगर वो भी पूछे कि त्रिज्या का अनुपात बताइए, त्रिज्या का अनुपात, या फिर आपसे पूछे क्षेत्रफल का अनुपात बताइए, और पहले नाम दे दिया जाए मतलब अंतःवृत्त का, अंतःवृत्त का,
और दूसरा नाम दे दिया जाए परिगत वृत्त का, परिगत वृत्त का। क्लियर? हमें यह कह दिया जाए कि त्रिज्या का अनुपात बताओ अंतवृत्त और परिगत वृत्त का, क्षेत्रफल का अनुपात बताओ अंतवृत्त का और परिगत वृत्त का। तो सुन लो गौर से अच्छी तरह से, अगर त्रिज्या का अनुपात पूछे तो इसका अनुपात होगा 1/√2। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और यदि क्षेत्रफल का अनुपात पूछे तो आप लिखोगे 1/2। ये क्षेत्रफल का अनुपात है। याद कर लीजिएगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा जी ये, ठीक है ना। अब आप बोलोगे सर ठीक है हम याद कर लेंगे, इनको अच्छी तरह समझ लेंगे, लेकिन इनसे रिलेटेड एग्जाम में प्रश्न कैसे आएगा? तो आइए उन प्रश्नों को मैं करवाऊं, पहले आप इसको नोट कर लीजिए बेटा। ओके कीजिए। अब देखिए बेटा जी, इससे रिलेटेड दो प्रश्न ध्यान से सुनो। इसने बोला है 28 सेमी भुजा वाले वर्ग में बने अंतवृत्त का क्षेत्रफल। हमें पता है कि अंतवृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र मैंने बताया था पाई बट्टे, अब ध्यान से सुनेगा इसको, पाई बट्टे 4 इंटू भुजा स्क्वायर। और अगर आपको परिगत वृत्त का क्षेत्रफल पूछे तो मैंने बताया था पाई बट्टे 2 इंटू भुजा स्क्वायर। यही तो बताया था। क्लियर? मान रखो, उत्तर निकालो। जैसे इसका क्षेत्रफल निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे? आप बोलोगे पाई बट्टे 4 इंटू भुजा स्क्वायर, तो भुजा अपने पास है 28 गुणा 28, 4 संता 28, 7 से काट दो, 7 8 56, असल की 5, 7 दूनी 14, 14 5 19, 196, 7 में क्या लग गया? पाई। आंसर खत्म कहानी। इसी प्रकार पाई बट्टे 2 इंटू भुजा स्क्वायर, तो भुजा कितने अपने पास? 14, तो आप लिखोगे 14 गुणा 14। ठीक है ना। अब सुनिएगा ध्यान से, आप इसको लिख सकते हो 2 संती 14, ठीक है ना, और 7 को 14 संती 98, 98 पाई। अच्छा एक बात और बताऊं मैं, आप बोलोगे सर जी हमेशा पाई लगेगा। हाँ पाई लगेगा, लेकिन ऑप्शन डिपेंड करता है। अगर ऑप्शन में पाई नहीं है तो आप पाई का मान हटा के 22/7 कर सकते हो और इसको सोल्व कर सकते हो। समझ गए मेरी बात? ये जैसे यहां पर मैं पाई को हटा के 22/7 कर सकता हूं, जैसे मैं इसको लिख सकता हूं 196 गुणा 22/7। समझ गए ना इसको? अब 7 से कटेंगे, 7 दूनी 14, 7 8 56, 28 से गुणा कर देंगे, 28 दूनी 56, 5, 28 दूनी 56, 5 61। आंसर समझ में आई नहीं ये बात? ये तो ये भी आंसर हो सकता है, लेकिन मेरा मानना यह है कि ये डिपेंड करता है ऑप्शन के ऊपर, इसलिए ऑप्शन से आपको पता चल जाएगा। मेन चीज है फॉर्मूला, इन चीज को याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हालांकि इसको मैं आराम से समझा सकता हूं, लेकिन उतनी चीजें एग्जाम में याद नहीं आएगी। कुछ चीजें ऐसी हैं जिनके फॉर्मूले याद करने ही बेस्ट है। क्लियर? याद रखो ताकि फटाफट क्लियर हो जाए। ओके, रूल नंबर में 3 बताऊं, उससे पहले इसको नोट कर लीजिए फटाफट बेटा जी। ओके कीजिए। अब देखिएगा रूल नंबर 3, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। अब देखो रूल नंबर 3 क्या चीज है, आप समझिएगा, बड़ा शानदार तरीका बताऊंगा। अगर कह दिया जाए कि वृत्त की परिधि, अगर वृत्त की परिधि और वर्ग का परिमाप, ठीक है ना, परिमाप का मतलब होता है चारों भुजाओं का योग, परिधि का मतलब ये, अगर दोनों बराबर हो, दोनों क्या हो? बराबर हो। जैसे वृत्त की परिधि 44 है तो परिमाप भी 44 है। समझ गए मेरी बात? ये तो ये दोनों क्या हो गए? बराबर हो गए। अगर दोनों बराबर है तो याद रखिएगा क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? तो पहले तो होगा वृत्त और फिर होगा वर्ग। याद रखिएगा, अगर ये पूछे कि वृत्त और वर्ग, वृत्त और वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा जब इनकी परिधि और इसका परिमाप बराबर हो, तो याद रखना इनके क्षेत्रफल का अनुपात होगा 14:11। 14 अनुपात कितना होगा? 11 होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कभी कभी ऑप्शन में यह भी मिल जाएगा आपको, या अब सुनिएगा 14:11। क्लियर? अगर मैं इसको 2 से गुणा करूं, इसको भी 2 से गुणा कर दूंगा। अगर मैं इसमें 7 का भाग दूं तो इसमें भी 7 का भाग दे दूंगा। तो आप बोलोगे 7 दूनी 14, 2 दूनी 4, आप बोलोगे 11 दूनी 22, 22/7। तो मैं इसको ये भी तो लिख सकता हूं 4 अनुपात पाई।
क्योंकि पाई का मान भी तो 22/7 होता है। तो याद रखना, कभी तो ऑप्शन में मिलता है 14:11 और कभी मिलता है 4:पाई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना दोनों अनुपात। क्लियर? 14:11 या 4:पाई। लेकिन ध्यान से सुनिए कि मैं क्या बता रहा हूं आपको। पहले वृत्त का मान हमेशा बड़ा होगा और वर्ग का मान छोटा होगा। वृत्त हमेशा 4 होगा और वर्ग हमेशा पाई होगा। ये रट्टा मार लेना बढ़िया तरीके से। सर इससे रिलेटेड एग्जाम में प्रश्न कैसे आएंगे उनको मैं बताऊं, पहले आप इसको नोट कर लीजिए फटाफट बेटा जी। ओके कीजिए। अब देखिएगा भाई, इससे रिलेटेड 2 प्रश्नों को मैंने यहां इंडिकेट किया है, इस बात को समझिएगा ध्यान से। एक वृत्त की परिधि और किसी वर्ग का परिमाप बराबर है। वृत्त की परिधि और परिमाप बराबर है, तो हमें अच्छी तरह से पता है कि वृत्त का जो क्षेत्रफल है और वर्ग का क्षेत्रफल है वो 14:11 होगा। ये बात आपको अच्छी तरह से पता है। ये अनुपात तभी पॉसिबल है जब इसकी परिधि और इसका परिमाप समान हो, बराबर हो। तो अब क्या करें सर, आ जाओ। यदि वर्ग का क्षेत्रफल 483 है तो बताओ वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। बहुत आसान तरीका है। 484 क्या है, तो आपने बोला सर ये तो वर्ग का क्षेत्रफल है, लेकिन वर्ग का क्षेत्रफल तो 11 है। तो एक काम करो, वर्ग के क्षेत्रफल में वर्ग के क्षेत्रफल का भाग दे दो और गुणा उससे करो जो फाइंड करना है। उसने बोला वृत्त का क्षेत्रफल बताओ, तो वृत्त का क्षेत्रफल है 14। 14 से गुणा कर दो। 11 चौक 44, 11 चौक 44, बोलो हाँ है ना। और 14 को इससे गुणा कर दो। 14 चौक 56, असल की 5, 14 चौक 56, 56 और 5 61। यही इसका आंसर है, खत्म कहानी। समझ आई नहीं आई बात? ये एकदम आसान सा तरीका। अब देखो, किसी लोहे के तार से बने एक वृत्त का क्षेत्रफल यह है, उसी तार से बने वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। देखो आपको ये पता है कि अगर प्रश्न में लिख दिया जाए कि वृत्त की परिधि और वर्ग का परिमाप समान है तब तो कोई दिक्कत नहीं, हमें ये पता हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसा प्रश्न आ गया तो ऐसे प्रश्न में तो मैंने लिख ही नहीं रखा है कि वर्ग की परिधि और परिमाप समान है, तो कैसे समझोगे। तो यहां देखो, एक तार से वृत्त बनाया जाता है, उसी तार से यानी कि तार जितना लंबा उतनी तार से एक वर्ग बनाया जाता है। ऐसे प्रश्न में याद रखना वृत्त का परिधि और उसी तार से बने वर्ग का परिमाप हमेशा बराबर होता है। ऐसा प्रश्न आए तो वो भी इसी टाइप का क्वेश्चन है। अब प्रश्न देखो क्या दे रखा है, वृत्त का क्षेत्रफल 154। मैंने कहा 154 क्या है, तो आपने बोला सर 154 तो वृत्त का क्षेत्रफल है, लेकिन हमें पता है वृत्त का क्षेत्रफल तो 14 होता है। तो इसमें 14 का भाग देंगे और गुणा उससे करेंगे जो फाइंड करना है। वर्ग का क्षेत्रफल बताओ, तो वर्ग का क्षेत्रफल तो 11 है, उससे गुणा कर देंगे। 14 एकम 14, 14 एकम 14 के लिए 11 को 11 से गुणा करेंगे तो 121। यही इसका आंसर है। क्लियर? आप समझ गए होंगे इन चीजों को, ठीक है ना। आगे हम और बढ़े, पहले आप इनको फटाफट नोट कर लीजिए बेटा जी। ओके कीजिए। अब देखिए भाई, रूल नंबर 4, जब कोई 3 वृत्त एक दूसरे को चिपक रहे हो या 4 वृत्त एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हो तो इनके जो बीच का भाग है ना, ये जो बीच का भाग, ये बीच का भाग, इसका क्षेत्रफल क्या होगा। यानी कि इनके जो बीच का भाग है ये ठीक है ना, इनका क्षेत्रफल क्या होगा, बीच वाले भाग का क्षेत्रफल क्या होगा। तो याद रखना, इसके सूत्र अच्छी तरह से याद कर लेना, बड़ा शानदार सूत्र है। अगर हमें इस भाग का क्षेत्रफल निकालना तो इसका डायरेक्ट सूत्र याद रखना, 4/, ध्यान से सुनिएगा, 4/25 इंटू, अच्छी तरह समझना, 4/25 इंटू त्रिज्या का स्क्वायर। क्या करोगे, त्रिज्या का स्क्वायर। याद कर लेना अच्छी तरह से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर मैं कह दूं कि इसका क्षेत्रफल निकालना है, इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना, तो याद रखना 6/7 इंटू त्रिज्या स्क्वायर। बस सीधा सीधा याद रखो, 6/7 इंटू त्रिज्या स्क्वायर, आर स्क्वायर कर लो।
आर स्क्वायर। क्लियर? 6/7 आर स्क्वायर। इसका रखना 4/25 त्रिज्या स्क्वायर, इसको भी आर स्क्वायर कर देते हैं, आर स्क्वायर। क्लियर? समझ गए होंगे ये बात? अच्छी तरह से याद कर लेना। कभी कभी इन सूत्रों को डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लेते हैं, तो इनका एक एक सूत्र और याद रखिएगा। कभी कभी इस सूत्र को विस्तार से लिख देते हैं। विस्तार से मतलब होता है कि उसको तोड़ मोड़ के लिख देते हैं। तो तोड़ मोड़ के कैसे लिखते हैं तो वो याद रखिएगा, 2√3 माइनस पाई बटे 2। एक तो ये बात रखना, 2√3 माइनस पाई, ध्यान से सुनिएगा। दो, अरे सॉरी इसका नहीं भी, 2 लिखना, ये 3 वाले का, इसका सॉरी, ठीक है ना? आप लिखना, या ध्यान से सुनेगा, 2√3 माइनस पाई बटा 2। एक तो ये बात रखना, ठीक है ना? इसको जब तुम सोल्व करोगे तो 4/25 आ जाएगा। समझ गए मेरी बात? ये और लास्ट में लिख जाएगा आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रह जाएगा। अब यहां पर अगर इसका पूछ ले कि इसका शॉर्टकट और भी दूसरा, तो हाँ, 4 माइनस पाई इंटू आर स्क्वायर, 4 माइनस पाई इंटू आर स्क्वायर। याद रखिएगा, या लगा के लिख देता हूं, या 4 माइनस पाई इंटू आर स्क्वायर। ठीक है ना? अरे ये सूत्र इसलिए कर रहा हूं ताकि ऑप्शन में डायरेक्ट पूछ लेंगे तो वो नहीं आएगा, वो तो हमारा शॉर्ट ट्रिक है। तो शॉर्ट ट्रिक कभी भी ऑप्शन में नहीं आता है, ऑप्शन में लॉन्ग वाला आता है। तो ये लॉन्ग वाला आपको ऑप्शन के लिए याद रखना है, पर्सन के लिए तो आपको शॉर्ट ट्रिक याद रखना, 6/7 इंटू आर स्क्वायर, और यहां पर 4/25 इंटू आर स्क्वायर। खत्म कहानी। क्लियर? सर इससे रिलेटेड पर्सन कौन से आते हैं उनको मैं करवाऊं, पहले इसको नोट कर लीजिए फटाफट बेटा जी। ओके कीजिए। अब देखिएगा बेटा, यहां से रिलेटेड 2 क्वेश्चन है। क्या रखा है? 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 3 वर्त, कितने वर्त? 3 वर्त एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, उनके बीच घिरे भाग का क्षेत्रफल क्या होगा? हमें पता कि घिरे भाग का क्षेत्रफल निकालना तो फॉर्मूला होगा 4/25 इंटू आर स्क्वायर। सीधी सी बात यह है, तो हम क्या लिखेंगे? क्षेत्रफल निकालना है तो बराबर 4/25 इंटू आर स्क्वायर। आर हमारे पास कितना? 3, तो आप लिखोगे 35/10 गुणा 35/10। 10 समझ के क्यों आया है? समझे 10 क्यों आया? मैंने पॉइंट को हटा के नीचे 10 कर दिया, पॉइंट को हटा के। आर स्क्वायर इसलिए मैंने 2 बार लिखा, 5 5 25, 5 7 35, 5 7 35। बोलो हाँ है ना? आप बोलोगे 7 7 49, 49 को 4 से गुणा कर दो, 9 चौक 36, असल की 3, 4 चौक 16, 17 18 19, ये आ गया। क्लियर? 2 के बाद में पॉइंट लगा दो, 1.96, ठीक है ना, सेमी स्क्वायर। यही इसका आंसर है। खत्म कहानी है ना? एक छोटा सा नियम है, बस इतना से याद करना है, फटाक आंसर। क्लियर? आ जाओ यहां पर। 7 सेमी त्रिज्या वाले 4 वर्त स्पर्श करते हैं, उनसे घिरे भाग का क्षेत्रफल क्या होगा? अगर हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है तो फॉर्मूला था 6/7 इंटू त्रिज्या स्क्वायर आर स्क्वायर। आर हमारे पास कितना है? 7, तो 7 गुणा 7। अरे फॉर्मूला यही तो था ना, 6/7 इंटू आर स्क्वायर। तो 6/7 लिखा, आर गुणा आर कर दिया, 7 से 7 कट गया, 6 7 42 सेमी स्क्वायर। यही इसका आंसर है। समझ में आई नहीं आई बात? बड़े सिंपल सा सवाल है, आराम से समझ जाओगे। ठीक है ना? और भी बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं इसी से रिलेटेड, उससे पहले आप लोग इसको नोट कर लीजिए बेटा। ओके कीजिए। अब देखिएगा रूल नंबर 5। अभी तक 4 रूल पढ़ दिए। 5 नंबर वाले रूल के अंदर कोई स्पेशल कोई रूल नहीं है, इसमें कुछ क्वेश्चन है जिसको मैंने लिख दिया कि विविध प्रश्न। अगर इस टाइप के क्वेश्चन आए तो हमें कैसे करना है, तो चलिए करवाता हूं पहले प्रश्नों को। किसी आयताकार लोहे की चद्दर की लंबाई, मान लेते हैं यहां पर, सुनिएगा, ये है आयताकार लोहे की चद्दर है, इसकी लंबाई है 40 मीटर और चौड़ाई है 28 मीटर। क्लियर? प्रत्येक कोने से 14 मीटर त्रिज्या के, इस कोने से 14 मीटर और इस कोने से 14 मीटर, और 14 14 कितने हो गए? 28, क्योंकि पूरी लंबाई 28 थी, इसका मतलब इसका हाफ हुआ है। क्लियर?
तो 14 मीटर इधर होगी, 14 मीटर इधर होगी। इसी प्रकार 14 मीटर के यहां, यहां, फिर यहां और यहां, इस तरह से ये त्रिज्याखंड काटे गए, ये काटे गए, ये काटे गए। अब उसने बोला है कि शेष चद्दर का क्षेत्रफल क्या होगा, यानी कि इस भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, ये हमें निकालना है। ठीक है ना? कैसे निकालें, तो आप इस बात पे ध्यान दीजिएगा। जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आए और इस तरह का प्रश्न पूछा जाए कि बीच वाले भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करो, तो मैं बताता हूं, सुनो ध्यान से। सबसे बड़ी आकृति कौन सी है? तो आपने बोला सर सबसे बड़ी आकृति है आयत। तो आप सबसे पहले आयत का क्षेत्रफल निकाल लो, माइनस यहां पर देखो ये त्रिज्याखंड, ये त्रिज्याखंड, ये त्रिज्याखंड, ये त्रिज्याखंड, तो कितने त्रिज्याखंड हो गए? आपने बोला 4 त्रिज्याखंड हो गए। कितने हो गए? 4 त्रिज्याखंड। और हमें पता है कि आयत का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, तो 90 डिग्री ये, 90 डिग्री ये, 90 ये, 90, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 चौका 9 चौक 36, 36 का मतलब 360 डिग्री, और 360 डिग्री में क्या बनता है? वृत्त बनता है। अरे ये वृत्त बन गया, वृत्त के देखो 4 भाग, समझ में आई नहीं बात? ये अब कोई पूछ ले कि ये भाग, तो आप बोलोगे ये भाग देखो ये रहा, ये भाग तो देखो ये रहा, ये भाग ये रहा, और ये भाग देखो ये रहा, है ना? चारों मिलकर एक वृत्त बना दिया है, तो इसका मतलब ये हो गया वृत्त का क्षेत्रफल। बस इतनी सी बात याद रखनी है। और अब देखो मैं इसको कितनी रफ्तार से खत्म करता हूं। आयत का क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी कि 40 गुणा 28, काम खत्म। माइनस वृत्त का क्षेत्रफल, हमें ये पता है, पहले से पता है कि इसकी जो त्रिज्या है वो 14 है। त्रिज्या कितनी है? 14 है। देखो 14 मीटर त्रिज्या वाले, तो त्रिज्या अगर 14 है तो वृत्त का क्षेत्रफल तो मैंने याद करवाया था आप लोगों को। अगर त्रिज्या 14 है तो वृत्त का क्षेत्रफल 616 होगा। डायरेक्ट आंसर, खत्म कहानी। अब यहां पर क्या करेंगे? 28 दूनी 56, 56 दूनी 112, माइनस 616, 16 घटेंगे तो 4 बचेगा, 504, यही इसका आंसर है। क्लियर? अगर इस टाइप के प्रश्न आए तो इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ओके, अगला प्रश्न और बताऊं, पहले इसको नोट कर लीजिए फटाफट बेटा जी। ओके कीजिए। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2, ध्यान से पहले प्रश्न को पढ़ते हैं। 20 सेमी भुजा वाले एक वर्ग के विकर्ण पर, अब तुम सुनो पहले, मान लीजिए कि वर्ग है। क्लियर? आपने अगर वर्ग को अच्छी तरह से पढ़ा होगा तो मैंने एक बात बताई थी कि इसकी चारों भुजाएं सेम होती है। अगर ये 20 है तो ये भी 20 है, ये भी 20 और ये भी 20 है। इसका विकर्ण तो मैंने आपको अच्छी तरह से बताया था कि जब भी कोई वर्ग का विकर्ण होता है तो जो भुजा होता है उसको √2 से गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 20 √2, भुजा √2। याद रखना, वर्ग का विकर्ण होता है भुजा √2, यानी जो भी भुजा होगी उसके साथ में √2 लग जाएगा। क्लियर? ये बात हमें ऑलरेडी पता है, और जिसको नहीं पता है वो जाके वर्ग वाला चैप्टर देख लो। अगर वर्ग वाला चैप्टर देख लोगे तो ये आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। क्लियर? आगे देखो, विकर्ण पर बने समबाहु त्रिभुज। अब एक बात बताओ, ये समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो। लेकिन ये समबाहु त्रिभुज किसके ऊपर बन रहा है? विकर्ण के ऊपर। अगर विकर्ण के ऊपर समबाहु त्रिभुज बनेगा तो ये समबाहु त्रिभुज के विकर्ण की जो लंबाई है ना 20 √2, ये समबाहु त्रिभुज की भुजा कहलाएगी। क्या कहलाएगी? भुजा। वर्ग का तो कहलाएगा ये विकर्ण, और विकर्ण के ऊपर देखो ये विकर्ण है, विकर्ण मान लेते हैं 20 √2 है। क्लियर? इस पर समबाहु त्रिभुज है तो ये तीनों भुजा सेम होगी नहीं होगी? क्लियर? तो इसका मतलब ये हो गया कि इसका तो ये विकर्ण हो गया और समबाहु त्रिभुज की भुजा हो गई। अब प्रश्न पूछा है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। अगर हमें समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो कैसे निकालेंगे? तो आप जाके अगर मेरा वीडियो देखोगे तो उसमें मैंने एक फॉर्मूला भी बताया था और मैंने डायरेक्ट तरीका भी बताया था। क्या तरीका बताया था? आप सबसे पहले इसका हाफ कर दो, हाफ कर दो, तो इसका हाफ कितना हो जाएगा? 10 √2, 10 √2। क्लियर? समझ गए?
इसका क्षेत्रफल निकालना तो दोनों को गुणा करेंगे, यानी कि 10√2 को गुणा करेंगे 10√2 से और साथ में लगा देंगे √3। तो 10 को 10 से गुणा करेंगे तो 100, 200, इसका राइट आंसर आएगा 200√3। या फिर आप ये भी कह सकते हो कि सर इसका फॉर्मूला होता है 4/√3 इंटू भुजा स्क्वायर, ये फॉर्मूला भी होता है 4/√3 सॉरी मैं गलत बोले, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। तो आप इसको भी लिख सकते हो √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। भुजा कितनी है 20√2, ये है। आप इसको 4 पंजू 20, ये आ गया, ठीक है ना, 4 पंजू 20, 5 आ गया, और फिर 5 को हम इसको सोल्व कर लेंगे, ठीक है ना। √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। तो हमने यहां कहां गलती कर दी, 20√2, तो भुजा कितनी इसकी, तो 20√2 है, 4 पंजू 20, 5√2। अच्छा भुजा स्क्वायर है, सॉरी भुजा स्क्वायर इंटू 20√2 भुजा स्क्वायर। तो 4 पंजू 20, 20 पंजू 100, 100 को इनको 200, 200 को करेंगे तो उत्तर आ जाएगा 200√3। यही इसका आंसर हो गया। इसको सोल्व कर, अरे 20 पंजू 100, √2 को √2 से गुणा करेंगे तो 200, 200 को साथ में √3 लग जाएगा, ये भी कर सकते हो। लेकिन अगर आपको ये तरीका याद है तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा जी, ठीक है ना, ताकि फटाफट क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। क्लियर, याद रखिएगा मैं हर चीज बताऊंगा आपको, हर चीज। और अब मैं वो बताने जा रहा हूं जो सीजीएल के अंदर लेटेस्ट क्वेश्चन आया है, उस लेटेस्ट क्वेश्चन को भी देख लेते हैं बेटा जी। ओके, पहले इसको नोट कर लीजिए फटाफट बेटा जी, ओके कीजिए। ये आज का अपना लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है, उसी के साथ अपना काम खत्म, ठीक है। और क्षेत्रमिति यानी कि 2D जो आकृति थी वो सारी की सारी मैंने कंप्लीट करवा दी है। अब बस इनको बढ़िया तरीके से आप तैयार कर लीजिए, ठीक है ना। इसके बाद जो वीडियो आएंगे वो अपने आएंगे 3D के, घन घनाभ बेलन शंकु गोला अर्धगोला प्रिज्म पिरामिड, ये सब आ जाएंगे, ठीक है। तो चलिए करते हैं पहले इस क्वेश्चन की शुरुआत, और इसके साथ ही अपना 2D यानी समतल आकृतियों के क्षेत्रफल, जिसमें आयत वर्ग वृत्त त्रिभुज सब खत्म करवा दी मैंने। ओके, आइए, किसी समबाहु त्रिभुज के कोनों को काटकर उत्तल षटभुज बनाया जाता है। पहले तो आप ये सोचो कि भाई साहब एक ये था, ये समबाहु त्रिभुज था। समबाहु त्रिभुज का मुझे पता है कि तीनों भुजाएं बराबर होती है। इसके कोनों को काटा गया, काट दिया कोनों को, ठीक है ना। तो कोनों को काटने पर ऐसी आकृति बनेगी, ऐसी आकृति बनेगी। क्लियर भाई, कोनों को काट दोगे तो ऐसी तो आकृति बनेगी ना। अब सुनो ध्यान से, अब यहां पर क्या पूछा है कि समषटभुज का क्षेत्रफल और मूल समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात बताओ क्या होगा। तो पहले तो मैं इसको विस्तार से बता देता हूं, फिर मैं डायरेक्ट गाड़ी खींच दूंगा। देखो कैसे, हमें यह पता है कि अगर मान लीजिए ये मान लेते हैं कि ये समबाहु त्रिभुज की भुजा थी। आप ध्यान से देखोगे तो इसके 3 हिस्से हो गए। कितने हिस्से हो गए, 3 हिस्से। मान लीजिए 1 सेमी का, देखो 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, मान लीजिए 1 सेंटीमीटर का ये हिस्से हो गए। तो आप ये कह सकते हो समबाहु त्रिभुज की लंबाई कितनी होगी भुजा की, तो पूरी भुजा होगी मान लेते 3। इसकी भुजा कितनी होगी 3, जबकि इसकी भुजा कितनी होगी 1, सबकी 1 होगी। समझ लो मेरी बात। अरे ये देखो, ये भुजा कितनी हुई 1, तो ये भी तो 1 होगी, ये भी 1 होगी, ये भी 1 होगी। समझ गए, बस इतनी सी बात इसमें समझनी थी। क्लियर। अब देखो ध्यान से, करना क्या है, समषटभुज का क्षेत्रफल और मूल समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, ध्यान से सुनिएगा। षटभुज और समबाहु, ठीक है ना, दोनों के क्षेत्रफल का सेम सूत्र है, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों का सेम है, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। क्लियर। और यहां भी आएगा √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। क्लियर। बस इतना याद रखना कि इसमें गुणा 6 आएगा, षटभुज में 6 आएगा। क्यों, क्योंकि इसमें अगर बीच में बिंदु बना लूं और इस तरह से बना दूं ना, तो इसके टोटल 6 त्रिभुज बनेंगे। और आपने षटभुज मेरे पास पढ़ा भी है,
पिछली क्लास में जाके देख लो, मैंने चतुर्भुज पढ़ा रखा है और बहुभुज पढ़ा रखा है, उस बहुभुज के चैप्टर में मैंने सब कुछ दे रखा है। क्लियर? तो आइए यहां देखते हैं। तो आप ये बोलोगे हाँ सर ये बात समझ में आ गई, भुजा इसको सॉरी 2 मिनट रुकना, √3 से √3 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, आप लिखोगे 6 गुणा भुजा स्क्वायर। सर षटभुज की भुजा तो 1 है, तो आप लिखोगे 1 गुणा 1 अनुपात भुजा स्क्वायर, तो इसकी भुजा तो 3 है, तो आप लिखोगे 3 गुणा 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 एकम 2, 2 एकम 2, इसका अनुपात हो जाएगा 2:3। यही इसका राइट आंसर है। क्लियर? इस तरह से आपको ये प्रश्न करने थे, जो मेरा ये लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन था। आपको ये डे कैसा लगा? और इसी के साथ सारी समतल आकृतियों को मैंने पढ़ा दिया यूट्यूब पे। अब हम पढ़ेंगे 3D आकृति, जिनको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, आप इन सबको नोट कर लीजिए बेटा जी। क्लियर? मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक आप लोगों को अलविदा। जय हिंद, जय भारत बेटा जी। थैंक यू बेटा।